कल की क्लास में हमने किया था रिफ्लेक्शन, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन का अगला टॉपिक है, विच इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो क्या हो रहा था, मैंने बोला था कि तुम्हें ये मार्कर क्यों दिख रहा है, क्योंकि या तो अगर मार्कर अगर तुम्हें दिख रहा है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो इसमें से अंदर में से लाइट आ रही है, जैसे सन में से आती है, बल्ब में से आती है, उसके अंदर से ही लाइट आती है तो हमें दिख जाता है, या फिर ये दूसरा काम कर रहा होगा कि कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है और ये उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और तुम्हारी आंखों में जाके इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज, रेटिना बना देता है। यस सर। तो इसमें तक इस पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा था कि स्पेस में से लाइट रे आई, स्पेस में से लाइट रे आई और उसको लगा कि भाई बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया। वैसे तो लाइट रे को सीधा ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उस पे लाइट रे ने स्ट्राइक किया और कहीं और चली गई, एंगल चेंज करके अपना। और इसका यस। एक लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। लेकिन एक दूसरा भी केस हो सकता है कि लाइट रे इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस ना चली जाए, लाइट रे इसी के अंदर चली जाए। मटेरियल चेंज हो गया, लाइट रे इसी के अंदर चली जाए, और उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट रे आ रही थी और आके स्ट्राइक करके अगर वापस चली गई तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इट गॉट रिफ्लेक्टेड। अगर इस पे लग के वापस जाने की बजाय लाइट रे इसी के अंदर चली जाती, एंगल वैंगल कुछ उसका चेंज हो जाता, थोड़ी सी बेंड हो जाती लाइट, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होने की बजाय इसी के अंदर चली जाती, उसको हम बोलते रिफ्रैक्शन। और इसका बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है कि जब हवा में से लाइट रे आती है और ग्लास में चली जाती है। मेरे पास एक ग्लास की स्लैब है ऐसी, एक हवा में से लाइट रे आई इस तरह से, हवा में से लाइट रे आई, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेरे को पता है सेम ही रहेगा, इसमें भी नॉर्मल वही होता है। ये अगर सरफेस है तो इसके जो परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यस। इसमें क्या होगा, तुम्हारी लाइट रे इस मटेरियल के अंदर चली जाएगी, बट मटेरियल के अंदर जाते टाइम लाइट रे डिसाइड करेगी कि यार मेरे को किस तरफ बेंड होना है, सीधी सीधी नहीं जाएगी कभी भी लाइट रे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी निकल गई सीधी। वो सिर्फ उसी केस में होगा जब दोनों मटेरियल सेम होंगे, मतलब कि कोई मटेरियल है ही नहीं। हम्म? लेकिन अगर कोई ना कोई मटेरियल बीच में आ गया तो ये लाइट रे बेंड हो जाएगी, या तो मटेरियल के नॉर्मल की तरफ, ये जो नॉर्मल हमने बनाया इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, या तो ये लाइट रे बेंड हो जाएगी इसकी तरफ, या फिर ये लाइट रे बेंड हो जाएगी इससे अवे, ईदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स टू। द नॉर्मल। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम याद रखो, जब भी तुम्हारी लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डांसर की डेंसर तरफ। मीडियम की तरफ जाती है, अब ये रेयरर और डेंसर क्या है, रेयर और डेंस तुम्हें वैसे ही फील होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी की जब हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसर मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, रेयरर मतलब इसकी डेंसिटी कम है। हम्म? जैसे हम बात करते हैं ना कि हवा बहुत ही रेयर है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि पहाड़ों में जाके हवा बहुत रेयर हो जाती है ना, कि हवा बहुत कम हो जाती है, कि हवा की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीजें, एक मेरे पास लोहे की बॉल है 1 किलो की, ठीक है, और एक मेरे पास कॉटन की बॉल है 1 किलो की। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो मेरी लोहे वाली बॉल है ये बहुत ज्यादा डेंस है। हम्म? ये बहुत ज्यादा डेंस है क्योंकि बॉल का साइज तो उतना ही है, मेरे हाथ में मैंने बॉल ले रखी है, बॉल तो उतनी हुई है, और उसका लेकिन वेट बहुत ज्यादा है। हम नॉर्मल बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक लोहे की बॉल के लिए क्या होगा, मास तो बहुत ज्यादा होगा इसका 5 किलो, और वॉल्यूम सेम ही होगी दोनों बॉल्स की। कॉटन की बॉल के लिए क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कॉटन वुड बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मास तो बहुत कम होगा, 200 ग्राम होगा, लेकिन वॉल्यूम इसकी सेम ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लोहे की बॉल है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये तो हो गया कि उसके वेट की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेट वाली डेंसिटी जब ज्यादा हो जाती है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डेंसिटी। क्योंकि ये सीधा सीधा मैकेनिक्स के साथ डील कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं
मैकेनिकल डेंसिटी। लेकिन इसमें हम उस तरह के डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, इसमें हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, हमें दो वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी और अकूस्टिक डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और अकूस्टिक डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिक तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, व्हेन वी से ऑप्टिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। कभी कभी तुमने देखा होगा कुछ जो ग्लासेस बनाते हैं ना, कुछ जो ग्लास मेकिंग जो कंपनीज होती हैं, उनका नाम ही ऐसे होता है कि वी आर इनोवेटिव ऑप्टिकल्स, है ना। ऑप्टिकल्स का मतलब दे हैव समथिंग टू डू विद द ग्लासेस, राइट। सो ऑप्टिक्स मींस समथिंग टू डू विद द लाइट। और अकूस्टिक मतलब इट हैज समथिंग टू डू विद द साउंड। अगर तुम गिटार Yes, वार sir. बजाते हो तो तुमने देखा होगा एक लीड गिटार होता है कि अकूस्टिक गिटार होता है, ये गिटार होता है, वो गिटार होता है ना। अकूस्टिक गिटार एज इन जिसमें वो वायर्स वगैरह नहीं होती। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार्स होते हैं जिसमें गिटार तो तुम्हारे हाथ में होता है लेकिन उसकी एक वायर जा रही होती है वहां पे बोर्ड में, स्विच में। तुम बजाते हो, वो जो तुम्हारी साउंड जो तुमने प्रोड्यूस किया गिटार बजा के, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो वहां पे एम्प पे चली जाती है, एम्प एज इन एम्पलीफायर, वहां पे जाके एक बार फिर से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। दिस इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम तो बहुत दूर बैठे हो, बहुत मध्य प्रदेश में है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ मैंने तो साउंड प्रोड्यूस की। साउंड मैंने कैसे प्रोड्यूस की, मैंने अपने वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट किया। सो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ वाइब्रेशन। एंड व्हेन देयर इज अ वाइब्रेशन, जब भी दो चीजों के बीच में टकराव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो चीजों को आपस में टकराया। सो व्हेन आई स्ट्राइक टू थिंग्स, there is a vibration which is produced because of this striking of two objects. उस वाइब्रेशन की वजह से हवा हिलती है। मैंने यहां से वाइब्रेट करवाया हवा को, फिर ये जो हवा है ये वाइब्रेशन कैरी ऑन होगी हवा में से। हवा एक मीडियम है जो साउंड को जाने देता है अपने अंदर से। तो ये जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल होंगी हवा के बीच में से, और ये ट्रेवल करते करते तुम्हारे ईयर ड्रम में जाएंगी और तुम्हें आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये वाली चीज तो सिर्फ तभी पॉसिबल थी अगर हम दोनों आमने सामने बैठे हों। मैं यहां से साउंड प्रोड्यूस करूंगा, साउंड ट्रेवल करेगी हवा में से, फिर तुम्हारे कान में जाएगी, तुम्हें आवाज सुनाई देगी। लेकिन अभी वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं यहां से, मैंने जो बोला वो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, लेकिन इस माइक्रोफोन ने जब वो साउंड वेव पकड़ी, फिर उसके बाद ये जो पूरा जुगाड़ लगा यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, ये उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। अब ये जो इसमें से जब साउंड जा रही है ना नीचे, अब वो साउंड वेव की तरह नहीं जा रही, अब उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने तो तुम्हें बोला रे ऑप्टिक्स, मैंने बोल दिया रे ऑप्टिक्स, लेकिन ये इसको क्या भेजेगा, 0100 One, टू दिस zero. इज, कंप्यूटर्स में हम सिर्फ जीरोस और वंस के बीच में डील करते हैं। Yes, sir. तो इसने भेजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे तुम्हारे जूम तक, फिर उसके बाद तुमने एक हेडफोन लगा रखा होगा, वो हेडफोन क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। उसको मिल जाएंगे ये सारे 010101, वो देखेगा कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया लेकिन हमें तो साउंड चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस कन्वर्ट कर देगा साउंड वेव्स में। तब तुम्हें वही वाली चीज सुनाई देगी जो मैंने बोली है। लेकिन इसमें हमेशा डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि देर इज नो 100% tool which can convert the sound wave into electrical wave and then reconvert it into the same way. इसीलिए हमारे जो Yes. हेडफोन्स होते हैं वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं, है ना। एक सेम ईयरफोन होता है जो कि 200 रुपए का होता है, एक सेम ईयरफोन होता है जो कि 10,000 का भी होता है। द Yes. ओनली डिफरेंस इज कि तुम कितना एफिशिएंटली साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर पा रहे हो, और फिर उसके बाद कितना एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल वेव को दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट कर पा रहे हो। हम्म? इसीलिए कभी कभी तुमने देखा होगा जब तुम अपने आप को रिकॉर्डिंग कर लेते हो ना, नॉर्मली तुम्हें जिंदगी में लगता होगा कि यार मेरी तो आवाज बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। लेकिन कभी कभी जब हम अपने आप को रिकॉर्ड कर लेते हैं फोन में, उसके बाद तुम अपनी रिकॉर्डिंग सुनो, है ना, तब पता चलता है ना कि रियलिटी क्या है। वो वन ऑफ द रीजंस इज कि जो असली में तुम अपनी आवाज सुनते हो, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे अपनी आवाज सुन रही है, दैट इज व्हाट मैं डायरेक्टली सुन रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने वोकल कोड्स को वाइब्रेट किया, आवाज यहाँ से निकली और सीधा मेरे कान में आ गई, एज सिंपल एज दैट। जो मुझे सुन रहा है वही मेरे आसपास के लोगों को सुन रहा है। लेकिन अब जब मैं अपने आप को रिकॉर्ड वर्ड करके दोबारा सुनूंगा,
नाउ बिकॉज देयर इज नॉट 100% एफिशिएंसी, मेरे को हो सकता है कभी कभी कुछ और ही सुन जाए, फिर मेरे को लगता है ना कि अच्छा ओ ऐसी आवाज है मेरी। सो नाउ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इज ऑप्टिकल डेंसिटी और acoustic density. So acoustic density is when we are talking about sound. Optical density is when we are talking about light. इस चैप्टर में we'll be talking about optical density. तो rarer medium से denser medium में जब हम जाते हैं तो rarer और denser का मतलब क्या है कि rarer में तुम्हारी speed of light ज्यादा होगी, denser में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये डेंस है, ये इकट्ठा है, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एयर और ये ग्लास, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। तो एयर में जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और Yes. एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? एयर में साउंड की स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके। Yes, और sir. जब ये लाइट एयर से ट्रेवल करेगी ग्लास में, तो ग्लास में आके इस लाइट की स्पीड हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, थोड़ी सी कम होगी। हम्म? Yes, sir. थोड़ी सी कम होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हवा है वो है रेयरर मीडियम, और जो ग्लास है दैट इज डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। हम्म? और यहीं से एक टर्म मेरे पास निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मेरी स्पीड ऑफ लाइट जो कि हवा में, और स्पीड ऑफ लाइट जो मटेरियल में। तो इस केस में अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.5, और इसकी कोई यूनिट्स डायमेंशंस कुछ नहीं होता। This is speed of light in free space upon speed of light in the material, that is 3 × 10⁸ upon 2 × 10⁸, which is equal to 1.5. And one last thing is, जब भी तुम्हारी इंसिडेंट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब थोड़ा सा कम एनर्जी, थोड़ा सा कम फोर्स के साथ वो जाएगी इस मटेरियल में। तो अगर वो यहां से ऐसे शूट करती हुई आ रही थी, इस एंगल पे वो स्ट्राइक की, तो फिर जब वो वापस मुड़ेगी, अब थोड़ी सी उसकी एनर्जी कम होगी है ना, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में आ गई है, तब वो उतनी फोर्स के साथ सीधा नहीं जा पाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, मतलब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। So when a light ray travels from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal. Yes. लेकिन लेकिन अगर हम उल्टा कर देते, डेंसर से अगर रेयरर जाता, अगर मान लो ये ग्लास होता, ये हवा होती, अगर डेंसर से रेयरर अगर लाइट आ रही होती, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट तो उसकी थोड़ी कम थी, लेकिन एकदम से तुम देखना यहां पे आके लाइट के पास जान आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। वो जान आने की वजह से वो यहां के बाद आगे भागेगी, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, देखो थोड़ा सा ट्रेवल करने पे ही ना। Hmm? So whenever a Yes. light ray travels from a denser to a rarer medium, it goes away from the normal. And when it goes from a rarer to a denser material, it goes towards the normal. Hmm? लेकिन Yes. अगर तुम कभी इस चीज को भूल जाओ तो तुम डायग्राम बना के देख लेना, जब रेयरर से डेंसर पे जाओगे तो लाइट के पास एनर्जी आ जाएगी। जब रेयरर से डेंसर के पास जाओगे तो लाइट के पास एनर्जी थोड़ी कम हो Energy. जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हो तो रेयर में जाते ही लाइट के पास एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी की वजह से वो ऐसे एकदम से शूट होगी, ठीक है। सो Yes. टेक योर टाइम, लिख लो इसको, फिर उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। या तो मैकेनिकल डेंसिटी की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। मैकेनिकल डेंसिटी होता है कि जिस वॉल्यूम का वेट ज्यादा हो वो मैकेनिकली डेंस है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट जहां पे ज्यादा हो, मतलब वो ऑप्टिकली रेयरर है, फॉर एग्जाम्पल एयर।
और जो ग्लास होता है वो ऑप्टिकली डेंस होता है क्योंकि वहां पे जाके स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड फाइनली अकूस्टिक डेंसिटी क्या होती है? जहां पे तुम्हारी स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, वेर योर स्पीड इज ऑफ साउंड इज मिनिमम, वो अकूस्टिकली डेंस है। और स्पीड ऑफ साउंड जहां पे मैक्सिमम है, स्पीड बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही है, वो अकूस्टिकली रेयरर है। जैसे कि तुमने देखा होगा कभी कभी, अगर तुम स्विमिंग पूल में चले जाओ, ठीक है, अगर तुम दो लोग स्विमिंग पूल में चले जाओ हाथ पकड़ के, और तुम नीचे जाके चिल्ला दो जोर से, तो तुमने देखा जोर से ऐसे झन्न करके आवाज आती है ऐसे बिल्कुल कान में। Yes, sir. सो योर साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन इन द एयर। फ्री स्पेस में अगर तुम्हारी साउंड वेव्स इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हैं, तो पानी में तुम्हारी साउंड वेव इससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हैं। तो इसका मतलब जो पानी है दैट इज रेयरर मटेरियल। ये किस केस में? अकूस्टिकली रेयरर। और जो एयर है दैट इज डेंसर। ये किस केस में? अकूस्टिकली डेंसर। लेकिन ऑप्टिक्स में अलग चीज है, मैकेनिक्स में अलग चीज है। ये तीन अलग अलग डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, एंड कीपिंग दिस इनटू माइंड, तुम कर लेना क्वेश्चन नंबर 9. So you'll have to write a definition of mechanical, optical and acoustic densities. Okay. Yes. All right. So this was all about refraction. और जिस तरह से हमने कुछ लॉस किए थे रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या थे मेरे? Incident angle of incident equal to angle of reflection. एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे होते हैं। एक ही प्लेन पे होते हैं। तो इसका जो एक लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, एक लॉ तो इनका सेम ही है कि तीनों जो तुम्हारी रेज होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। सो द फर्स्ट लॉ अभी हम लिख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसमें तुम्हारा पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके। Yes, अब sir. दूसरा वाला लॉ क्या है? पिछले वाले केस में हमने क्या किया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दिस केस जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, दोनों के बीच में द रिलेशनशिप इज दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का जो साइन होता है मल्टीप्लाइड बाय इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर should be equal to angle of refraction का साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो द लॉ इज कि इसका साइन इनटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन इनटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ऑल गुड, तुम्हें पता होगा ये ऑलरेडी पहले सब कुछ। जी सर। ओके, नाउ अगली चीज अब तुम सोच के देखो, जब ये रे उसके बाद यहां पे स्ट्राइक करेगी, जब ये रे उसके बाद यहां पे स्ट्राइक करेगी, नाउ दिस रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मटेरियल, राइट? यस सर। नाउ दिस टाइम इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मटेरियल। अब रेयरर मटेरियल में आते ही इसमें जान आ जाएगी। जान आने का मतलब क्या है? अब ये नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी। नॉर्मल से दूर भागने का मतलब क्या है? अब ये इसको जाना तो यहां चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, एक बार फिर यस। से वही वाला लॉ लगेगा। अब तुम्हारा ये वाला एंगल है जो, वो इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। हम्म? लेकिन इसमें एक चीज तुम नोटिस करोगे, ये जो रे यहां से बाहर निकल गई और ये जो रे ऊपर से आ रही थी, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं,
तो ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होंगी। ओके, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ कि अगर यहां से एक इंसिडेंट रे आई तो रेयरर से डेंसर मटेरियल में जाते टाइम वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, फिर उसके बाद डेंसर से रेयरर मटेरियल में जाते टाइम वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। और ये जो निकलेगी रे बाहर और जो स्टार्टिंग में चली थी, ये दोनों सेम तो नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है ना। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मैं अगर डिस्टेंस यहाँ पे देख लूं, यहाँ पे देख लूं, यहाँ पे देख लूं, हर जगह पे डिस्टेंस सेम ही रहता है। yes, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा y, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। Okay, so the yes, sir. distance between the ray which started the incident ray or the ray which got refracted the second time, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द लेटरल शिफ्ट। ठीक है, एक बार लिख लो इसको, फिर उसके बाद हम लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला करते हैं, दैट y इज इक्वल टू, अब लेटरल शिफ्ट तुम्हारी डिपेंड करेगी इसकी विड्थ पे। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो लेटरल शिफ्ट अलग होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो लेटरल शिफ्ट अलग होगा, अगर ये 20 की है तो लेटरल शिफ्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगा। सो लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अभी हम लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम लिख लो कि लेटरल शिफ्ट होता क्या है। लेटरल शिफ्ट, यहाँ पे जितनी भी y की वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब multiplied by sine of angle of incidence minus angle of refraction divided by cos of angle of refraction। इस फॉर्मूले को यूज करके आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज माय लेटरल शिफ्ट। ओके, सो यहां से जब रे चलेगी फिर अंदर मुड़ जाएगी, फिर बाहर की तरफ मुड़ेगी, यहां पे जो लेटरल शिफ्ट आ जाएगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन अपॉन कॉस आर। अब एक एग्जांपल करते हैं, सोच के देख लो, ये एक ग्लास स्लैब है, एक ये ग्लास स्लैब है, और यहाँ पे इसकी थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर्स। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज 6 सेंटीमीटर्स, और जिस एंगल से रे अंदर आई थी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज लेट्स से 45 डिग्रीज। 45 नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा ले लो, लेट्स से दिस इज 60 डिग्रीज। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्रीज, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, लेट्स से दिस एंगल वाज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर केस में लेटरल शिफ्ट कितना आ जाएगा। जस्ट टेक योर टाइम, सिंपल तुम्हें फॉर्मूला लगाना है लेटरल शिफ्ट का। देन वी कैन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि एक 20 सेंटीमीटर ग्लास जार है, उसको दो लिक्विड्स के साथ भर रखा है मैंने, हाफ हाफ। ग्लास जार है मेरा 20 सेंटीमीटर का, जो ऊपर का 10 सेंटीमीटर है उसको तो एक ऐसे मटेरियल के साथ भर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। जो नीचे वाला हाफ है उसको एक ऐसे मटेरियल के साथ भर रखे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। तो बताओ ऊपर से देखने में मेरे को क्या लगेगा कि ये जो जार है इसकी डेप्थ कितनी है। वैसे एक्चुअल तो उसकी जार की डेप्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने दो अलग अलग मटेरियल भर रखे हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, एक है 1.25। तो ऊपर से देखने में मेरे को क्या लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इसकी डेप्थ कितनी है। लेट्स से दिस इज अ 20 सेंटीमीटर्स जार, 20 सेंटीमीटर का ये जार है। अभी मान लो इसमें कुछ नहीं है, हवा ही है खाली। जब इसमें सिर्फ हवा है और मैं यहां पे खड़े होके इसको देखने लग गया इसके अंदर, तो मेरे को क्या दिखेगा कि ये 20 सेंटीमीटर का ही है।
इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो मुझे दिखेगा कि ये जार का जो बॉटम है पूरा का पूरा, यहाँ पे एक रख देते हैं, कॉइन रख देते हैं, ठीक है, एक कॉइन रख देते हैं, तो मेरे को ये दिखाई देगा कि ये 20 सेंटीमीटर पे ही है, कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इस जार में मैंने 2 लिक्विड भर दिया अलग अलग तरह के। एक तो इसको भर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ऊपर वाले का 1.33। फिर नीचे मैंने एक अलग तरह का भर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने रख दिया 1.25। ऊपर वाले हाफ में 10 सेंटीमीटर में ये भर दिया, नीचे वाले हाफ में मैंने ये भर दिया। अब जब मैंने ऊपर से देखा इस कॉइन को, तो मेरे को क्या दिखाई देगा कि ये कॉइन कितनी हाइट, कितनी डेप्थ पे है। तो हमें पता है कि डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो होती है, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब यहाँ पे 2 मटेरियल्स है मेरे पास, तो दोनों मटेरियल्स के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कितना कितना फर्क पड़ गया डेप्थ का। तो अब मेरे को पहले मटेरियल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मटेरियल की ओरिजिनल डेप्थ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33 प्लस दूसरे मटेरियल का डेप्थ इज 10 डिवाइडेड बाय 1.25। ओके, अगर ये पूरा का पूरा 1.25 के साथ भरा होता, मान लो ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही मटेरियल है यहाँ पे 1.25 का, और मेरे को देखना पड़ता ऊपर से ये कॉइन कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या करता, डेप्थ अपॉन 1.25, ये मेरा जितना भी आंसर आ जाता उतनी डेप्थ पे मैं बोल देता कॉइन पड़ा। या फिर अगर ये पूरा का पूरा मटेरियल 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता तो मैं क्या करता 20 बाय 1.33। लेकिन अब मेरे पास दोनों मिक्स कर रखे हैं, तो मेरे को एपरेंट डेप्थ दोनों की मिला के देखनी पड़ेगी। सो दिस इज 10 बाय 1.33 प्लस 10 बाय 1.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लो कितना आएगा। सो 1.33 इंटू 3 गिव्स मी 4, है ना। तो लेट्स डू दिस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ऊपर भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई 4 से। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी सॉरी 3 से, 3 and 3। So 1.33 into 3 gives me 4. This is 4 and this is 30. तो ये आ गया 30 by 4. Okay, and 1.25 into 2 is 2.5 into 2 is 5। मतलब मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 40 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसको भी 20 लिख देता हूं, इसको भी 20 लिख देता हूं। सो दिस इज 5 टाइम्स, इसकी जगह आ जाएगा 150। इसको करना पड़ेगा 4 टाइम्स, इसकी जगह आ जाएगा 160। तो 150 प्लस 160 शुड बी इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ गया 31 बाय 2 विच इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। तो ये लगभग मेरे को जो कॉइन है वो यहाँ पे कहीं पे दिखेगा। Okay, all right. Okay, so we just left with one last question, which is TIR, total internal reflection. अभी 5:15 हो गए हैं ना? I'll just take 5 more minutes, Riddhima. तुम्हें exactly 5:20 पे हम छोड़ देंगे. So this is total internal reflection. Okay, the word is total internal reflection. This is total internal reflection. Okay, reflection, not refraction. एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, रिफ्लेक्शन कब होती है, जब लाइट किसी मटेरियल पे लग के वापस आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन विद एन एल, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट मटेरियल के अंदर चली जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन विद आर, रिफ्रैक्शन। अब दिस स्टेटमेंट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लाइट क्या करेगी, मटेरियल पे लग के वापस आएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब लाइट
एक डेंसर से रेरर मटेरियल की तरफ जाती है, लेट्स से डेंसर से रेरर मटेरियल की तरफ कोई लाइट जा रही है, ये नॉर्मल है। तो जब डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी, डेंसर में लाइट की स्पीड होगी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, रेरर में स्पीड होगी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। मतलब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, एकदम से रेरर मटेरियल में जाते ही लाइट के पास जान आ जाएगी। जान आने की वजह से वो एकदम से शूट करके बाहर की तरफ निकलेगी। वो ऐसे जाना चाहिए था उसको, तो अभी ये मटेरियल रेयरर है, तो अब वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे शूट होके बाहर जाएगी एकदम से। अगर ये मटेरियल डेंसर होता तो फिर इसकी तरफ मुड़ जाती, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ चलेगी। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मेरा एंगल ऑफ नॉट दिस वन, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी तक रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट कर जाए, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अब ये रे यहां जानी चाहिए थी, लेकिन जाएगी इधर, थोड़ा सा ग्लास के पास 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 आती जाएगी। फिर अगर मैं इंसिडेंट रे को और इधर करता जाऊं, मतलब अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन माय एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एट सच अ प्लेस कि ये जो रे है वो सिर्फ सरफेस पे ही वापस आ जाएगी, इसी सरफेस पे ही ट्रेवल करने लग जाएगी। मतलब कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। और इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कि अभी मेरा क्रिटिकल एंगल आ गया, क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो ग्लास पे ट्रेवल करने लग जाएगी, उसके सरफेस पे ही। फिर क्रिटिकल एंगल से जब मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, तो उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे बाहर नहीं जाएगी, इंस्टेड इसी मटेरियल में वो वापस आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि हमने क्या करवा दिया? टोटल इंटरनल, अंदर ही अंदर उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। होना तो चाहिए था रिफ्रैक्शन, लेकिन हमने उसको अंदर ही अंदर रिफ्रैक्ट करवा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा? ये पाइप तो बहुत लंबी होगी, ठीक है, ये हजारों किलोमीटर लंबी पाइप होगी। ये फिर उसके बाद जब रे अंदर आएगी, अंदर आके अंदर आके अंदर आके यहां कहीं पे स्ट्राइक करेगी, एक बार फिर से ये बिल्कुल ऐसे एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, फिर वो ऐसे दोबारा चली जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। और फिर इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा दूर और ज्यादा से ज्यादा तेज स्पीड के साथ अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। जो नॉर्मली आजकल इसको यूज करने लगे हैं हम ऑप्टिकल फाइबर्स में, तुम्हारे इंटरनेट्स में। आजकल जो हमारे इंटरनेट आने लगे हैं ना, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आने लगे हैं। ठीक है, पहले जो इंटरनेट आते थे हमारे, वो लैन केबल के थ्रू आते थे। लैन केबल का मतलब क्या था? उसमें RJ45 कनेक्टर लगा होता था, जो तुमने तारें देखी होगी ना, टेलीफोन वाली तारें। पहले मेरा इंटरनेट उससे आता था, लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया? ऑप्टिकल फाइबर कर दिया। तभी आजकल जो हमारी स्पीड आती है, अभी जो हमारे इंटरनेट लगे उसकी स्पीड है 400 Mbps। हमने 10-15 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि 400 Mbps स्पीड आएगी। घरों में हमारी स्पीड आती आती थी 1 Mbps। सो वी हैव मेड इट 400 टाइम्स। और अगर तुम स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में जाओ जहां पे इंटरनेट इज वेरी एडवांस्ड, वहां पे तुम्हें स्पीड मिलती है इससे भी 10-15 टाइम्स ज्यादा। जस्ट बिकॉज ऑफ वायर की क्वालिटी हमने बढ़िया कर दिया, डेटा हमने बहुत ही तेज भेजना स्टार्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं कि मान लो ये ग्लास स्लैब है, यहां पे क्रिटिकल एंगल पे एक रे जा रही है, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल पे जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है वो उस मीडियम में नहीं गई, इसी सरफेस पे वापस जा गई। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब अगर इस केस में मैं अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाऊं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू refractive index of this material, let's say this is equal to mu, is equal to
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि साइन ऑफ 90 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सो दिस विल गिव मी, अब ये एंगल कौन सा है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम इक्वल टू क्रिटिकल एंगल थीटा, उस टाइम पे रिफ्रैक्टेड रे इसके सरफेस पे आएगी. इसका मतलब दिस इज क्रिटिकल एंगल थीटा. इसका मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा into refractive index of this material should be equal to sin of 90. कितना होता है जी? Sin of 90 is sin of 90 is 1, right? And air का म्यू कितना होता है? हमने क्या किया था? म्यू किसी भी मटेरियल का क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल. तो अगर हम एयर की ही बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दोनों केस में सेम ही होगी. तो Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1. 1. तो ये भी हो जाएगा 1. मतलब कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा, साइन ऑफ दैट क्रिटिकल एंगल शुड बी इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल. ओके. Yes, sir. मैं वीडियो भेज दूंगा तुम्हें. एक बार ये जो हमने अभी किया, मैंने थोड़ा थोड़ा सा जल्दी में किया बिकॉज वी हैड टू गो, लेकिन तुम एक बार इसकी वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. 2-3 बार देख लेना इसको. दैट साइन ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पता चल गया ना, कि अगर मैं इंसिडेंस एंगल को बढ़ाता जाऊं एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊं जब ये रिफ्रैक्ट होने की बजाय इसी सरफेस पे ही वापस आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. और वो क्रिटिकल एंगल पे हम ले आए इंसिडेंट एंगल को, फिर उसके बाद हमने लगा दिया अपना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इनटू म्यू ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल इनटू म्यू ऑफ एयर. ये दोनों तो 1 ही हो गए. सो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. Mu. ओके. सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें दिख रहा होगा. फॉर अ मटेरियल योर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. एक मटेरियल के लिए क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर अ मटेरियल क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. तुम्हें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल. नाउ इफ माई क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो मैं यहां पे अगर 45 डिग्रीज को पुट करूं, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. यस. Yes, sir. 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2. तो यहां से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2. म्यू इज Okay. इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2. इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ म्यू. का मतलब क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल. और म्यू मेरे को पता चल गया कितना है? √2. 2. इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय म्यू, Mu. which is equal to 3 into 10 raised to the power 8. तो फ्री स्पेस में divided by √2. Okay, Okay, sir. this will be the speed of light in this particular material. All right. So Yes, now sir. your homework should be Riddhima question number 8 to question number 15. इस सारे को 15. yes, इस सारे को तुम complete कर लेना. फिर tomorrow we'll start with what is a lens, lens का formula क्या होता है, lens की power क्या होती है, फिर wave optics क्या होता है, फिर उसके बाद उससे next class में हम करेंगे diffraction and polarization. All तो right. कल क्लास है मतलब. नहीं कल कल आई एम सॉरी. सो टुमारो इज सैटरडे राइट. हाँ जी. नहीं कल हम क्लास नहीं करेंगे और कल हम टेस्ट भी नहीं करेंगे. सो विल कंटिन्यू विद दिस ऑन ट्यूसडे इवनिंग. या. Yes, sir. All right, perfect, Riddhima. Have a wonderful weekend, and I'll see you on Tuesday. Huh? Thank you, sir. Yeah. Bye. Bye.